Hello, good morning, dear students. Today we are studying the chapter number fifth, which is agriculture, type of economy, type of the farming. Dear student, we will study the basic concept of the agriculture under this chapter, uh, in which we will cover the agriculture and type of farming. So basically, as we know that the agriculture is the backbone of the Indian economy, and you have already been to the grocery shop, list a few things about the things as you buy. Can you tell me the where it come from? Nearly all the food stuff that is earned by the people all over the world is a result of the economic activity called agriculture. हम जितनी भी चीज़ें आप आसपास अपने देखो, अपने किचन में देखो, जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जो खाने के लिए, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से आती है, कृषि से आती है, खेती से आती है. दिस ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द डेलिबरेट कल्टिवेशन ऑफ प्लांट एंड द एनिमल स्पीसीज़. ये जो जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी हमारी है वो कहीं ना कहीं कल्टीवेशन, प्लांट और एनिमल स्पीसीज से चारों तरफ घिरी हुई है. जो एग्रीकल्चर ये टर्म है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एग्री. इट इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एग्री मीनिंग फील्ड एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन. एग्री मतलब हो गया क्षेत्र और कल्चर हो गया कल्टीवेशन. अब होता क्या है, जो पहले के हमारे लोग थे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी पुराने टाइम पे, अर्लियर ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी, वर हंटिंग, गैदरिंग, जिसमें हम शिकार करते थे, है ना. और एग्रीकल्चर डेवलप्ड एज द ह्यूमन बिगेन डोमेस्टिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स इनेबलिंग देम टू हैव अ मोर सेटल लाइफ. धीरे धीरे जब मानव सभ्यता विकसित हुई तो जो हमारे पूर्वज थे वो क्या हुआ, ज़्यादा सेटल्ड लाइफ रहना शुरू किए, जिसमें कि वो जानवरों को पालना, खेती करना, ये सारी चीज़ भी शुरू किए. परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट जब शुरू हुआ, जैसे कि पहली बार जब सिटी और टाउन डेवलप हुआ, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और ये सभ्यता विकसित हुई, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई, देन द ह्यूमन लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल एंड कल्टिवेट प्लांट्स. तब जा कर के कहीं कल्टीवेशन, प्लांट्स और एनिमल का डोमेस्टिफिकेशन शुरू हुआ, घरेलू इस्तेमाल शुरू हुआ. पहले तो वो हंटिंग करते थे, बाद में वो पालना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगने लगा कि जानवरों को पालने से हमारे कई काम हो सकते हैं. बहुत सारे ऐसे एविडेंस पाए गए हैं. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फार्मिंग लाइज इन द मिडिल ईस्ट वर अराउंड 8,000 ईयर्स एगो. wheat and barley were the first grown in fields that were grown entirely by hand, जो कि पूरा हाथ से ही उगाया जाता था. इन मैक्सिको मेज वॉज ग्रोन 6500 ईयर्स एगो. मैक्सिको के बारे में बताया गया कि 6500 साल मतलब पहले वहाँ पे मेज यानी मक्का का उत्पादन होता था. एंड इन चाइना राइस वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड अराउंड 5000 ईयर एगो. और चाइना में पहली बार चावल का कल्टिवेशन कब होता है, 5000 साल पहले. इन एंशिएंट इजिप्ट के बारे में बताया जाता था कि वाटर फॉर इरिगेशन फ्रॉम द रिवर नील नदी से जो सिंचाई का पानी ला देते, एंड फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल इनेबल्ड द फार्मर टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड. एग्रीकल्चर इज अमंग द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमंस. एग्रीकल्चर जो है बहुत पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कही जाती है. सबसे पुरानी जो ह्यूमन की अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहें तो उनमें से एग्रीकल्चर ही है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट जनरेट इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते किसको हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो कहीं ना कहीं हमको इनकम जनरेट करें उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी. एग्रीकल्चर जो है एक प्राइमरी एक्टिविटी कहलाती है. इट इज़ पॉसिबल फॉर ह्यूमन टू हैव द सेडेंट्री लाइफ स्टाइल एंड परमानेंट सेटलमेंट. इसके ही थ्रू ह्यूमन को एक परमानेंट सेटलमेंट प्राप्त होता है. फिर उसके बाद कहता है कि जो बेसिक हमारा एग्रीकल्चर के बाद जो इट हैज़ बीन द की टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्टीवेशन. और सबसे बड़ी चीज़, इट हैज़ बीन द की डेवलपमेंट फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन. जो मानव सभ्यता विकसित हुई उसके लिए एक की साबित हुई. फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, बहुत सालों पहले से, बहुत हजार सालों से एक मानव सभ्यता विकसित हुई, उसमें एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है. वेरेवर एग्रीकल्चर फ्लोरिस्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड. जहाँ जहाँ पे एग्रीकल्चर
पला बढ़ा है, वहाँ पे सिविलाइजेशन भी आगे बढ़ा है. In the modern world, agriculture activities involve preparing of soil for growing crops, rearing animals, feeding, breeding and raising livestock. जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है वो क्या क्या करती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं. द फर्स्ट पैराग्राफ का फिफ्थ लाइन है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. ये मैं जूम कर रहा हूँ. एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग द सॉयल. पहला काम कि मिट्टी को उस लायक बनाना, उसकी जुताई करना, उसमें खाद डालना, सिंचाई करना, ग्रोइंग क्रॉप्स, उसमें अनाज लेना, रेयरिंग एनिमल्स. सिर्फ कई लोगों के दिमाग में क्या होगा कि एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ खेती से संबंधित होता है, बट ऐसा नहीं है. रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, जब आप कोई भी जानवर को पालतू बनाते हैं या उसको पालते पोसते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर, है ना. फीडिंग, ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक, और उससे लाइव स्टॉक लेना, ये सब एग्रीकल्चर का एक तरीका है. नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं. अब आप इसको रटो नहीं, आप समझो कि आप खेती करते हो, तो खेती में क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं. आपको सिंचाई होनी चाहिए, मौसम अच्छा होना चाहिए, है ना. आपके जो आप क्रॉप ले रहे हो उसके अनुकूल होना चाहिए, जो इक्विपमेंट्स हैं वो सही होने चाहिए, सॉइल अच्छा होना चाहिए. तो ये सब फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें कि मेजर फैक्टर्स क्या क्या हैं. क्लाइमेट, प्लांट have their own requirements for growth. For example, rice is a tropical crop but requires plenty of moisture. राइस जो है एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, बट इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है. whereas wheat is a temperate crop. wheat जो है एक टेम्परेट क्रॉप है that need a cool climate. इसीलिए आप देखो जो गेहूं का सीज़न होता है वो हमेशा सर्दियों के टाइम पे होता है ना. बट राइस जो है वो गर्मियों के टाइम पे होता है. तो सबके लिए अलग अलग क्लाइमेट की ज़रूरत होती है. एंड ए मॉडरेट मॉइस्चर. दस द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर, कंडीशन, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें कि कितना बारिश हो रहा है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कितनी है, डिटरमाइन द काइंड्स ऑफ द क्रॉप्स एट दैट ग्रो इन अ प्लेस. ठीक है. रिलीफ. अब हम इसकी बात करें, थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाइज इन द सब ट्रॉपिकल जोन. It produces temperate crops because of the Himalaya, which offer temperate climatic condition for growth. The cool temperature in the Himalaya allows the cultivation of wheat along its terrace slope. Temperature fruits such as apple, apricots, peaches, pears are also growth here. The altitude of a place and the slope of the land also influence the type of crop that grow there. Plants like tea require a cool climate. टी से जो है वो कूल क्लाइमेट, टी जो है कूल क्लाइमेट चाहता है. एंड वेल ड्रेन्ड सॉयल, और इससे क्या होता है, वेल ड्रेन्ड सॉयल इसमें चाहिए होता है. देयर फोर द हिल स्लोप्स आर आइडियली सुटेबल फॉर देयर कल्टिवेशन. इसीलिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है टी कल्टिवेशन के लिए वो हिली स्लोप्स के रीजन, हिली स्लोप्स के सॉयल ज़रूरी होते हैं. इसमें हम टी क्रॉप्स यूज़ कर सकते, टी क्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. आर आइडियली सुटेबल फॉर देयर कल्टिवेशन. On the other hand, rice grows on the plains and needs a hot wet climate. जबकि राइस जो है उसके लिए हमें हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है. सॉयल. वेरियस क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉयल. जो अदर क्रॉप्स हैं सबके लिए सॉयल की भी अदर ज़रूरत होती है. जैसे विच आर द मोस्ट सुटेबल फॉर देयर ग्रोथ. फॉर एग्जाम्पल कॉटन रिक्वायर्ड ब्लैक सॉयल. अगर आपको कॉटन पैदावार करनी है तो उसके लिए आपको ब्लैक सॉयल की ज़रूरत पड़ेगी. एंड एलुअल सॉयल. वेयर एज राइस रिक्वायर अ क्लेई सॉयल. राइस में क्लेई सॉयल की ज़रूरत पड़ती है दैट रिटेन्स वाटर. चूँकि क्लेई सॉयल क्या होता है, वो वाटर को होल्ड करता है. ह्यूमन मेड फैक्टर्स क्या क्या है. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन अ रीजन इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, which includes the type of infrastructure provided for the agriculture activities, financial condition and government policies. Developed nations apply modern scientific techniques such as selective breeding, modern machinery, artificial fertilizer and pesticide to increase the food production. ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, बहुत सारी हैं कि किस तरीके से आप टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे
आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, मशीनरी कौन सी इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड यानी जो कीड़े मकोड़े मारने की दवा होती है उसको आप फूड प्रोडक्शन में किस तरह लेते हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपके एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कैसे होते हैं? सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एक होता है, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स स्मॉल स्केल फार्मिंग एक्टिविटीज़, में छोटे छोटे लेवल पे फार्मिंग एक्टिविटीज़ की जाती हैं, विच प्रोवाइड सफिशिएंट फूड, जिससे कि काम भर का जो आपको अनाज है खाना है वो फार्मर और उसकी फैमिली को मिल जाता है। जो सरप्लस बचता है उसको वो क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, जो कि उनकी ज़रूरत होती है उस काम के लिए। जैसे मान लिया उस पैसे का इस्तेमाल करके अपने जो घरेलू काम है, कुछ खरीदना है, दवाई है, फीस है, कपड़ा है, जो और बाकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करते हैं। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वॉज फर्स्ट प्रैक्टिस इन द नील, यूफ्रेट्स एंड इंडस वैलीज। इंडस वैलीज में, नील में, इन सब जगहों पे इसका पहले एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ ली जाती थी। मतलब गांव में ऐसे होता था कि जैसे गेहूं दे करके आप कुछ और चीज़ खरीदते थे, तो इसको बार्टर, आप किसी बिजनेसमैन के पास जाते थे और आप अपना कोई सामान देते थे और उसके बदले कोई सामान लेते थे, वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम। Subsistence agriculture had been practiced all across the world until recently, but now commercial agriculture is being practiced on a large scale and is carried out in many parts of the world. जो सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर था ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया गया, लगभग सब देश इसको करते थे, और धीरे धीरे ये कमर्शियल एग्रीकल्चर के रूप में जन्म लेने लगा बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे। डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिस्टेंट कल्चर मेथड आर गिवन बिलो। अलग अलग सब्सिस्टेंट कल्चर जो है नीचे दिए जा रहे हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न, है ना। इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है, एक जगह खेती करने के बाद उसको कुछ दिन के लिए छोड़ देना, फिर अगली जगह खेती करना। इसमें क्लीनिंग ऑफ पैचेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड बाय बर्निंग एंड कटिंग ट्रीज, इसमें जगहों को मतलब जला दिया जाता था, बर्न कर दिया जाता था और ट्रीज को काट दिया जाता था। When the patches is cleared, जब पैच क्लियर हो जाता था, क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर एंड हिज फैमिली। आफ्टर 2-3 years, when the fertility of the soil begins to decline, जब उस सॉइल की जो फर्टिलिटी होती थी, यानी जो उर्वरकता होती थी, वो क्या हो जाती थी, डिक्लाइन हो जाती थी, कम हो जाती थी। देन लैंड इज अबेंडन्ड, तो उससे वो जो ज़मीन होता था उसको छोड़ दिया जाता था। एंड द फार्मर मूव टू क्लियर अ फ्रेश पीस ऑफ द लैंड एल्सवेयर इन द फॉरेस्ट, और फिर दूसरी जगह पे फार्मर चला जाता था। एंड द प्रोसेस कंटिन्यू, और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता था। मतलब एक जगह पे खेती की है, वहाँ के उसके एक जगह के जंगल के नीचे की ज़मीन को जलाया, उसके पेड़ों को काटा, उसको खेती योग्य बनाया, फिर इस्तेमाल किया, जब फर्टिलिटी ख़त्म हुई उसको छोड़ा, अगली जगह गया। आफ्टर 10 और मोर ईयर फार्मर विल रिटर्न टू द ओरिजिनल पैच, और 10 साल या उससे ज़्यादा होने के बाद फिर उसी पहले वाले पैच पे पहुंचते थे जहां वो पहली बार खेती करके 3 साल छोड़ा था। और ये साइकिल चलता रहता था, जिससे क्या होता था, फर्टिलिटी वापस आती थी, प्रोडक्शन लेते थे, फिर चले जाते थे। दिस इज कॉल्ड द प्रिमिटिव एग्रीकल्चर टेक्निक, इज स्टिल प्रैक्टिस इन अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपीन, वियतनाम, कंबोडिया। इन सब जगहों पे अभी भी ये चीज़ प्रैक्टिस में की जाती है। मेन क्रॉप्स जो हैं ग्रोन आर मेज, कसावा, स्वीट पोटैटो एट्सेट्रा, ये ज़्यादातर क्रॉप्स जो है वो ली जाती हैं। अब बस आपके लास्ट लेक्चर आज का चल रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे और हमें लग रहा होगा आपको ये चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। अगर नहीं आती हैं तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। विच आर कंज्यूम लोकली एंड देयर इज़ हार्डली एनी सरप्लस फॉर सेल। अच्छा, ये उनके लोकल लेवल पे ही कंज्यूम हो जाती है ना, और इनका कोई सरप्लस नहीं बचता है कि क्रॉप बच भी जाए खाने के बाद। शॉर्टर साइकिल ऑफ स्लैश एंड बर्न cultivation is these areas not only cause deforestation at the certain level but also cause for leaching of soil leading to the degradation। अब यहाँ दो बातें हैं। जब आप स्लैश एंड बर्न टेक्निक यूज़ करोगे कि भाई काटा, उसको जलाया, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस ज़मीन में, वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी बर्न हो जाते हैं।